नमस्कार, कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर क्लास 10th बायोलॉजी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आप सोच सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा, आप सोच सकते हो कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक छोटे बच्चे के लिए बॉर्नवीटा, कम्प्लान और दूध जरूरी होता है, उसी तरह क्लास 10th वाले बच्चे के लिए ये वीडियो जरूरी है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एमसीक्यू, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब समझा दूंगा भाई कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, फिर तुम्हें दोबारा से आके ये नहीं कहना पड़ेगा कि भैया समझ नहीं आया, फिर कुछ से बता दो, कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, इंपॉर्टेंट बता दो। क्योंकि जिसको देखो उसी को इंपॉर्टेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगा कि यार जब सबको पढ़ना ही है इंपॉर्टेंट, पढ़ाई देते हैं। क्या करते हैं? पढ़ाई देते हैं। तो आज हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10th बायोलॉजी। आप किसी भी बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके बोर्ड में चैप्टर होना चाहिए। क्योंकि यहां पर टोटल आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है। एनसीईआरटी हर जगह पर लागू है। ठीक है, बस आप चैप्टर मिलाइए, पढ़ना शुरू कीजिए। देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले इसका मतलब समझ लो। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, किसी चीज को कंट्रोल करने वाला एक हब होता है। ठीक है, और उसी के साथ लोग कोऑर्डिनेट होते, जुड़े होते। जैसे कंट्रोल करने वाला हमारा शरीर के अंदर कंट्रोल करने वाला कौन सी चीजें होती है? तो वो होगी, बोलेगा भैया ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वही कंट्रोल करता है ना? तो वही कंट्रोल करता है। फिर बाकी उसी के हिसाब से सारे अंग आपके कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, सारे अंग आपके उसी से चलाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा दिमाग हमको कंट्रोल करता है। अब मेरा दिमाग कंट्रोल कर रहा है कि भाई देख, प्यारे प्यारे लोग हैं, ठीक है, बिल्कुल खूबसूरत लोग हैं, इनको कुछ कहना नहीं है, इनको कुछ भला बुरा मत बोलना। ठीक है, दिखते भले ही खराब हों, भले ही बहुत गंदे हो, लेकिन कुछ बोलना नहीं। देख लो, मैं नहीं बोल रहा, मैं आपको अच्छा बोलूंगा, अरे आप लोग बहुत अच्छे हो, ये हो, है ना? मेरा दिमाग कंट्रोल कर रहा है कि भैया देख, अभी यही चैप्टर पढ़ाना है। ठीक है, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना है। ऐसा नहीं है कि अब मैं फिजिक्स पढ़ाने लगूं। ठीक है, अब फिजिक्स के अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कराने लगे। क्या कराने लगे? फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कराने। ऐसा ही नहीं है, क्योंकि मैं कंट्रोल हूं, मेरे दिमाग में कंट्रोल है भैया कि यहां देख, आज हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे इस टॉपिक को। ठीक है, फिर अगला वीडियो कोई लाएंगे जिसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और जिस प्रकार से दिमाग कंट्रोल हुआ उसी तरीके से मेरे एक्शन बदल गए। ठीक है, अब फिजिक्स में थोड़ा सा ऐसे थोड़ी ना करता कि ऐसे से करता। ठीक है, अब तो बायोलॉजी पढ़ा रहा भाई, बायोलॉजी में क्या पढ़ा रहा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा रहा। उसी हिसाब से मैं समझा रहा हूं कि एक एक चीजें, एक एक पॉइंट रत्ती भर आपको समझ में आ जाए, है ना? मतलब रत्ती भर भी ना छूटे, वो भी समझ में आ जाए, पूरा समझाने के लिए यहां पे मैं आया। ठीक है, अब देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं भाई। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं बुक वगैरह कुछ भी नहीं देख के आया हूं, मैं अपनी स्क्रिप्ट लेके आया हूं। ठीक है, अब इसी में से मैं ढूंढ के बताता हूं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ना ही हमारे पास बुक है और हम लोगों ने एनसीईआरटी का वो लेकर के रखा है ना? समझ सकते हो कि टोटल पूरा और पूरा इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, समन्वय, सबसे पहले कंट्रोल को समझ लेते हैं और कोऑर्डिनेशन को समझ लेते हैं। समन्वय क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है? देखो, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना। जैसे हमारी आंखें झपकना। ठीक है, कुछ चीजें होती है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीजें होती है आप उसे नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल जो कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है? वो करता है मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क किसको कंट्रोल करता है? आपके बॉडी को कंट्रोल करता है, आपके माउथ को कंट्रोल करता है, किसी को क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, ये सब ब्रेन आपका कंट्रोल करता है। नहीं तो कहीं बैठे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो,
थोड़ी देर बाद पता चले डंडों की बरसात हो गई आपके ऊपर, है ना। अब जैसे तुम किसी एक उसके साथ बैठे हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और दूसरे गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहे हो तो क्या होगा, कूटे जाओगे ना। पता लगा घर में ऐसे लेटे हो और मम्मी पापा बगल में बैठे टीवी देख रहे हैं, तो ऐसे बतियाए जा रहे हो तेजी तेजी, हाँ कल आए थे ये करेंगे वो करेंगे। पता लगे 2 दिन के लिए घर से बाहर निकाल दिए तुमको, रही लो बाहर जाओ, है ना। तो तुम बिल्कुल कंट्रोल रहते हो, वही नियंत्रण रहते हो, दिमाग तुम्हारा समझे रहता है अच्छा इनके सामने ये बात नहीं करनी, अगर इनके सामने तनिक भी पता चली डंडे डंडा कूटे जाएंगे, घर से बाहर भी निकाल दिए जाएंगे, हुक्का पानी भी बंद हो जाएगा अपना, है ना, कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना, अब पीटने की व्यवस्था भी हो जाएगी। इसलिए आप बोलोगे अच्छा इनके सामने तो करना ही नहीं, अगर वो आ गए ऐसे ही तो आप ऐसे बिल्कुल, हाँ अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या, हाँ, मुझे तो पता ही नहीं, अच्छा पता नहीं, हाँ बबलू वो करता होगा, वो ऐसा घूमता टहलता होगा, मैं नहीं घूमता, है ना, बिल्कुल अनजान बन जाते हो। ठीक है, तो ये सब कौन कर रहा है, ये नियंत्रण कौन कर रहा है, ये नियंत्रण कर रहा है हमारा ब्रेन। और कंट्रोल समन्वय क्या हो रहा है, देखो शरीर के जो विभिन्न भाग हैं, विभिन्न अंग हैं, वो सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर्ट अपना अलग काम किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है, किसी दिन सो गया, तो सबका मिलजुल के काम करना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे बोलना हो गया, ठीक है, और बोलने में देखो लिपसिंग भी हो रही है, आवाज भी निकल रही है, यहाँ वॉइस बॉक्स से आवाज आ रही, सारी चीजें क्या हो रही, नियंत्रण समन्वय कोऑर्डिनेट हो रही हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बताइए सेंस ऑर्गन के बारे में, है ना, सेंस ऑर्गन, बताइए कितने सेंस ऑर्गन होते हैं। आपने बोला भैया जी 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, मैंने बोला बता कौन कौन से होते हैं, आपने बोला आंख, मैंने बोला हाँ, दूसरा बोल, आपने बोला नाक, मैंने बोला हाँ, फिर आपने बोला कान, अच्छा जी, मैंने बोला कान, आपने बोला कान, अच्छा कान भी सेंस ऑर्गन है, हाँ, आंख कान नाक, ठीक है, आंख कान नाक, चौथा बताओ, चौथा आपने बोला स्वाद, ठीक है, सूंघना जिसको बोलते हैं, स्मेल करना, और एक आपका आ गया त्वचा जिसको बोलते हैं स्किन, ठीक है, आंख कान नाक त्वचा और स्वाद, ठीक है, सूंघना नाक से ही तो सूंघोगे, है ना, टेस्ट लोगे आप, ये सभी आ गए आपके सेंस ऑर्गन। ठीक है, तो क्या क्या वो सेंस ऑर्गन, आंख कान ना, अरे यार स्वाद लिखे ही नहीं क्या, मिटा दिए स्वाद, ठीक है, जीभ, स्वाद ना लिख करके हम जीभ लिख देते हैं, जीभ, तो ये सभी क्या है, तो ये सभी है सेंस ऑर्गन। ठीक है, इन्हीं से हम चीजों को सेंस कर पाते, महसूस कर पाते हैं, जैसे कोई बोलता है तो हमारे कान में आवाज जाती है, जब जाकर के हम समझ पाते हैं। ठीक है, जब हम मीठा मीठा रसगुल्ला खाते हैं तो हमारी जीभ में टेस्ट बड में मीठा मीठा लगता है, मजा आती है, और जब करेले का जूस पीते तो हालत खराब हो जाती, पीते ही नहीं भगा देते हैं, दवाई कड़वी कड़वी खाते खाते ही नहीं भगा देते हैं, है ना, मैं तो भगा देता हूँ, आपका पता नहीं, है ना, मैं तो बचपन में मैं आज तक अपनी पूरी दवाई ही नहीं कर पाया सही तरीके से, डॉक्टर बता देता तो 10 दिन खाना है तो अपन तो 6-7 दिन खाएगा, खत्म, है ना, लेकिन मैं उसी हिसाब से अपने शरीर को मेंटेन कर लेता था और मैं ठीक हो जाता था। ऐसी गलती आप ना करना, नहीं पलटे पड़े रहोगे, है ना। मेरे अंदर जो चीजें हैं, मैं एक एक कोशिकाओं अपने एक एक सेल्स को जानता हूँ कि वो कैसे चल रही हैं, कैसे काम कर रहे हो, सब मुझे पता है। तुम्हें ना पता हो तो मैं भाई नहीं जानता, है ना, बाद में पता चले मेरे ऊपर ही सब चला है। ठीक है, तो हमें पता है कि ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। ठीक है, इसी ज्ञानेंद्रिया के अंदर रिसीवर होते हैं और रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, रिसीवर मतलब जो चीजों को रिसीव कर रहे होते हैं, जैसे आवाज को आप ज्ञानेंद्रिया सुनी, टेस्ट बड पाए गए, ठीक है, जो चीजों को रिसीव कर रहे हैं, मीठे चीज को रिसीव करके बताएं कि भैया ये मीठा है। ठीक है, अब देखो जो नियंत्रण होता है कैसे कैसे होता है, जैसे जंतु में नियंत्रण होता है और आपका मनुष्य के अंदर नियंत्रण होता है, तो हम यही चीजें अब पढ़ेंगे। यहां से देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, मनुष्य के अंदर जो नियंत्रण होता है वो होता है मस्तिष्क के द्वारा, किसके द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, ब्रेन के द्वारा। अब ये बोला जाता है कि बताओ जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ब्रेन के अंदर जो होती हैं वो होती हैं नर्वस सेल। ठीक है, नर्वस सेल होती हैं, तंत्रिका कोशिका बोलते हैं,
क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, नर्वस कोशिका। ठीक है, तो जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर देखो तंत्रिका कोशिका कैसी बनी होती है, आपको दिखा दें। ये देखो ऐसे कुछ तंत्रिका कोशिकाएं बनी होती हैं और यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ढेर सारा इलेक्ट्रिक चार्ज है ना। इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत आवेग, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंपल्स, इलेक्ट्रिक इंपल्स। अगर पूछा जाए कि जैसे हमारे यहां पर अगर पिन चुभाते हैं, मच्छर काटता है, सुई लगाते हैं तो पता हमारे दिमाग को चल जाता है, फिर उसको दर्द होता है। कैसे? क्योंकि हमारे पूरे शरीर में नर्व बिछा हुआ है, नर्व का एक नेट, पूरा एक जाल बिछा हुआ है और उसी जाल के द्वारा हमको सारी चीजें पता चल जाती हैं। ठीक है, जैसे हमारे नीचे अगर कोई पिन चुभा रहा है तो हमें पता चल जाएगा भैया हाँ नीचे कहाँ पे है, अंगूठे में चुभा रहा है। अब जैसे बबलू आया तुम्हारे पीछे पिन चुभा दिया, तुम देख तो नहीं पाए कि बबलू है, लेकिन पता चल गया तुम्हें पिन चुभाए हो। अब बबलू पीछे खड़ा था, कौन चुभाया? बबलू पिन तुमको चुभा दिया, पता चल गया ना तुमको, है ना। जैसे मच्छर आया काटने, तुम कुछ कर रहे थे और वो नीचे ऐसे बैठा, तुम्हें पैरों में से काट लिया, थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चल गया कि अच्छा मच्छर काट लिया है, नीचे पे ऐसे मारे पट्ट से मच्छर गया मर। कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर पूरे के अंदर नर्वस सिस्टम, तंत्रिका कोशिका का एक पूरा जाल फैला हुआ है। ठीक है, इसके द्वारा तुम्हें पता चला। क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन है कि हाँ सूचनाएं जो होती हैं, सूचना पूछता है, सूचना बताइए कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होता है। तो सूचनाएं विद्युत आवेग के द्वारा, इलेक्ट्रिक इंपल्स के द्वारा स्थानांतरित होती हैं। एक यहां से एक चीज और पूछा जाता है, सिनेप्स कहां पाया जाता है? सिनेप्स, ठीक है, साइनेप्स, साइनेप्स क्या होता है? ठीक है, तो देखो जब एक तंत्रिका कोशिका, ठीक है, तंत्रिका कोशिका के जो भाग होते हैं उसको बोलते हैं, देखो इसको द्रुमिका, इसमें एक द्रुमिका होता है, इंग्लिश में बताऊं तो इसको बोलते हैं डेंड्रॉइड्स, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सॉन, इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डेंड्रॉइड, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल। तो एक्सॉन टर्मिनल से जो दूसरा डेंड्रॉइड जुड़ा होता है, यहां पर फिर एक तंत्रिका तंत्र होगा, ठीक है, तो दूसरा डेंड्रॉइड जुड़ा होता है, उसके बीच के स्थान को बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? उसके बीच के स्थान को ही बोलते हैं साइनेप्स। इसके द्वारा क्या होता है? सूचना का स्थानांतरण। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक इंपल्स और रसायनों द्वारा सूचना का आदान प्रदान होता है, ये याद रखना भैया। ठीक है, जो द्रुमिका होती है डेंड्रॉइड्स को ही द्रुमिका बोलते हैं और एक्सॉन, तंत्रिकाक्ष को एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, इसके अंदर ग्राही लगे होते हैं जो चीजों को रिसीव कर लेते हैं। जैसे लाइट पड़ी, ठीक है, क्या पड़ी? लाइट आई तो हमारी आंखों को ऐसे देखा, जब पता चल गया अच्छा लाइट जल रही, देखा ओ भाई ये तो रॉड जल रहा है, लाइट जल रही, तो हमारी आंखों के अंदर प्रकाश ग्राही पाए गए हैं। ठीक है, फोटो रिसेप्टर पाए गए हैं जो प्रकाश को ग्रहण कर रहे हैं। तो आंखों के अंदर कौन से रिसेप्टर? तो उसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। हमारे त्वचा के अंदर कौन से रिसेप्टर? तो वो होते स्पर्श रिसेप्टर। तुम ऐसे टच करोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, उसको बोलते थर्मो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर। तुम्हारे नाक के अंदर, नाक किस काम में आती है? सूंघने के काम में आती है। तो नाक के अंदर कौन से ग्राही पाए जाते हैं बताइए? उसको बोलते हैं गंधग्राही, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ठीक है, ऑल फैक्ट्री नर्व्स पाई जाती हैं। फिर इसके बाद अगर पूछा जाए तुम्हारे जीभ के अंदर, ठीक है, कौन सी? जीभ के अंदर कौन से रिसेप्टर? तो आप बताओगे रस संवेदी रिसेप्टर या फिर स्वादग्राही पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में गैस्टेटरी रिसेप्टर। अगर बोले तुम्हें कान से सुनाई देता है कौन से रिसेप्टर? स्वर्णग्राही, स्वर्ण रिसेप्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं आपके। ऐसे करके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो चीजों को ग्रहण करते हैं। रिसेप्टर कहां पर होते हैं? ये 5 सेंस ऑर्गन पर ही होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होगे कितने क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेगा, बताइए प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में बताइए। ये अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। प्रतिवर्ती क्रिया जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? देखो
एक क्रिया ऐसी होती है जो हमारे दिमाग के द्वारा कंट्रोल होती है। जैसे मुझे इस बोर्ड में कब लिखना है वो कंट्रोल है। क्या है? कंट्रोल है कि मुझे कब लिखना है, कितना लिखना है, कैसे खिंचाना है, कैसे पिचाना है और कैसे तुमको बताना है, वो सब कंट्रोल है। लेकिन अगर यहीं पर अचानक से बोर्ड गिर जाए नीचे तो भाई हालत खराब हो जाएगी मेरी। मां सेकंडों के लिए मैं डर जाऊंगा या तेजी से भागूंगा, है ना। अब पता लगे उधर ऐसे कैमरा में जाके घुस जाऊंगा, लड़ जाए, कैमरा में गिर जाए मोबाइल पूरा सब, है ना, मेरा मोबाइल सब गिर जाए। वो जो रिएक्शन हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन अचानक से, जैसे मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, हाँ भैया ऐसे हुआ, तो ये देखो रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा रहा हूं मैं, प्रतिवर्ती क्रिया बता, अचानक से नीचे सांप आ गया बड़ा सा, ओ भाई हालत खराब। उस समय मैं ये नहीं सोचूंगा कि अच्छा सांप आ गया क्या, ओ आजा बाबू आजा 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 आजा, ऐसे ऊपर उठा लिया, आजा मेरा बाबू, कहाँ आ गया यहाँ पे, ऐसे नहीं सोचूंगा वहां मैं। देखूं सांप, ओ भाई तुरंत भगा। अब ऐसे भी मैं बहुत डरता हूँ, सांप वाप आ गया तो मैं ऊपर ही बैठ जाता हूँ, मैं नीचे उतरता ही नहीं। नीचे उतर कर ऐसे देख लेता हूँ भाई कहीं है वह तो नहीं है। पहले सच में मैं जब रहता था ना अकेले तो मैं ऐसे देख लेता था नीचे, जहां जहां घुसने के चांसेस हैं, जहां मुझे दिखेगा नहीं, यानी लाइट जला के मैं सोता था, इसे देख लेता था भाई, ओ भाई है वह तो नहीं, है ना। तो वो जो क्रियाएं हैं अचानक से, वो हो गई रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे आपका आग आग जल रही है, ऐसे था, आग जल रही, तुम्हारा हाथ ऐसे सो रहे थे रात में, अंगीठी जल रही थी, छू गया, ऐसे तुरंत हटा लिए। है ना, ऐसे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ जैसे सच में आग लग गई है, लेकिन ऐसे नहीं, मतलब ऐसे ही होता है ना, बताना पड़ता है ना बिल्कुल। तो ऐसे किए, ऐसे अबे यार शिट, जल गए, आग जल रही थी, कैसे हटा लिए, ये हुआ रिफ्लेक्स एक्शन। और जो रिफ्लेक्स एक्शन की क्रियाएं होती तुम्हें बाद में पता चला तुम्हारे दिमाग को कि ए चचा तेरे हाथ पे आग लग गया था, ये रिफ्लेक्स एक्शन होती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे अचानक से होने वाली क्रिया प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। ठीक है, किसी उद्दीपन के प्रति, किसके, तो किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के बिना, मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक से जो अनुक्रिया होती है वो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, रिफ्लेक्स एक्शन होती है। और ये क्रियाएं स्वतः होती हैं, जैसे छींक का आना, सांप देख के डर जाना, आग में हाथ लगे तो हाथ हटा लेना, ये स्वतः होती हैं। ठीक है, और ये क्रियाएं जीवों के इच्छा के बिना होती हैं। ठीक है, अगर तुम दिमाग लगाओगे किसी चीज में तो इच्छा, मतलब तुम्हारी इच्छा हो जाएगी सारी चीजें। तुम्हें बाइक धीमे चलानी है, तेज चलानी है, कैसे चलानी है वो तुम्हें पता है। ठीक है, तुम अपनी इच्छा से चलाओगे, लेकिन अगर बाइक चलाते चलाते अचानक से सांप दिख गया तो कुछ सेकंडों के लिए तुम्हें हालत खराब हो जाएगी, और जो वही हालत खराब होती वही होता है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, जैसे अचानक से तुम जा रहे थे, अचानक से देखे पुलिस वाले गाड़ी चेक कर रहे थे, कितना भी तुम हेलमेट लगाओ डर गए, अब चाचा तुम डर गए, सेकंडों के लिए मात्र डर गए, फिर बाद में तुम्हें पता चला अरे डरना नहीं चाहिए था, ये लोग तो सब अपने लोग हैं, है ना, मेरे पास तो कागज वागज सब था, हेलमेट बस नहीं था, ज्यादा से ज्यादा तो बैठा के मारते दू जूता। है ना, या फिर 1000 रुपया मुझसे ले लेते, ज्यादा चूचा करता तो और मारते, है ना। ऐसे तुम्हें पता चलता, बाद में पता चलेगा, लेकिन उतनी समय अचानक से डर जाओ, कुछ पता ही नहीं चले करना क्या है। ठीक है, तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। और जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ प्रतिवर्ती क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, इनको कौन कंट्रोल करता है, तो इनको मस्तिष्क नहीं कंट्रोल करता है, इनको मेरु रज्जु कंट्रोल करता है। कौन सा? मेरु रज्जु। ठीक है, कौन कंट्रोल करता है, तो वो मेरु रज्जु द्वारा ये नियंत्रित होती हैं। ठीक है, इनको मेरुरज्जु कंट्रोल करता है, प्रतिवर्ती क्रिया को, इसको प्रतिवर्ती चाप भी बोलते हैं। ठीक है, कौन कंट्रोल करता है? मेरुरज्जु। जैसे देखो, जैसे उद्दीपन हुआ, उद्दीपन मतलब जो बाहर से हमको सेंसरी ऑर्गन में हमको आभास हुआ, उद्दीपन। ठीक है, मान लेते हैं हमको आग लगी। ठीक है, आग लगी आपके हाथ में यहां पर। ठीक है, हमें पता है कि जो मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है, एक CNS एक PNS। एक होता है सेंट्रल, बता देता हूं, मानव के अंदर, एक सेकंड, जो मानव तंत्रिका तंत्र है, मानव तंत्रिका तंत्र, एक होता है CNS, एक होता है PNS। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है परिधि तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये दो तरीके से कंट्रोल होता है। पहला होता है इसका भाग
मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरु रज्जु। ठीक है, पहला होता है मस्तिष्क, दूसरा होता है मेरु रज्जु। तो मस्तिष्क यहां पर है, ये है मस्तिष्क मानते हैं, मानते नहीं है, फिर ये मेरु रज्जु है, फिर इसी मेरु रज्जु से पूरा परिधि तंत्रिका तंत्र बिछाया गया, नर्व का जाल ऐसे बिछाया गया है। ठीक है, अब फिर यही पे मान लेते हैं शरीर, तो ये मस्तिष्क है, ये यहाँ पूरी स्पाइनल कॉर्ड नीचे तक चली गई है बीच वाली, फिर उसके बाद यहाँ पर पूरे अंग में अपना तंत्रिकाएं बिछाई गई हैं जानकारी को लेने के लिए। ठीक है, तो जब हमारे हाथ में आग लगी तो सबसे पहले ये हाथ है, यहाँ पे आग लगी तो ये जानकारी गई कहाँ पे, तंत्रिका तंत्र के मेरुरज्जु में, फिर मेरुरज्जु से मस्तिष्क में जाएगी, फिर वहां पे तुमको पता चलेगा। लेकिन जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, उद्दीपन हुआ, आग लगी, तो तुम्हारा ग्राही अंग जो है, ग्राही अंग उसे रिसीव किया, मतलब त्वचा, त्वचा को जानकारी पहुंची कि भैया आग लग गई। मात्र कई सेकंडों, मतलब सेकंड से भी कम समय काम होता है ये। त्वचा को पता चला आग लगी, उसने तुरंत मेरु रज्जु को इन्फॉर्म किया कि ये चचा हाथ में आग लग गई है। तो चचा मस्तिष्क को बताने के बजाय, क्योंकि मस्तिष्क सोचने का समय लेता है, वो मस्तिष्क को बताने के बजाय उसने कार्यकारी अंग पर, ठीक है, किस पर, कार्यकारी अंग, ये अंग जो होता है इसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। ठीक है, रिले न्यूरॉन होती हैं, मोटर न्यूरॉन होती हैं, उन्हीं को ये सूचना देता गया चचा वहां से कार्य करो, हटाओ हाथ हटाओ। कार्यकारी अंग पर ये दबाव डालता है तो तुरंत यहाँ पर अनुक्रिया हो जाती है, तुरंत एक एक्शन हो जाता है और उस एक्शन से वो हाथ तुरंत हटा लेता है, हाथ हटा लेता है। ये बहुत कम सेकंडों का टाइम होता है। अगर यही मेरुरज्जु जानकारी भेज दे मस्तिष्क को, फिर मस्तिष्क भेजे, तब तक हाथ जल चुका होगा। इसलिए ऐसी क्रियाएं कौन कंट्रोल करता है, तो वो करता है मेरुरज्जु, यही होता है रिफ्लेक्स एक्शन, इसको लिखना होता है। कार्यकारी जो अंग होते हैं यहाँ पर रिले न्यूरॉन होते हैं और मोटर न्यूरॉन, दोनों के सहयोग से होता है। ठीक है, ये याद रखना, लिख लेना इसको। ठीक है, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। जो सेंसरी ऑर्गन होता है, संवेदी अंग होता है, वहीं पर, वहीं से पता चलता है कि भैया हाँ ऐसी ऐसी बात हो गई, वहां पे आग वाग लग गई है, सब लोग बताते। जैसे देखो, जैसे हम लोग ऐसे नॉर्मली बताते रहते हैं ना कि यार आज वहाँ आग लग गई थी, अभी तुम्हें पता है आज वहाँ ट्रेन पलट गई थी, अभी पता है तुम्हें बस पलट गई थी। तो ऐसे ही हमारे शरीर की जो कोशिकाएं, एक एक कोशिका आपस में बात करती रहती है कि अभी तुम्हें पता है आज उधर की तरफ वो वाले हाथ में ना आज उसको चोट लग गई थी, गाड़ी से गिर गया है, गाड़ी से गिरा, पता है तुम्हें, अबे सुनो तो हालत बताएं, हाथ की जो दोनों हड्डियां थी ना, रेडियस और अल्ना बीच वाली, वो टूट गई हैं। ये वाला हाथ बता रहा है इधर, कहाँ टूट गई हैं। हाँ, ऐसे बात चलती रहती कोशिकाओं में भी, जैसे हम लोग बतियाते रहते हैं ना, तो वैसे एक पूरा शरीर वो है हमारे अंदर, पूरे समझ लो पूरी पृथ्वी के जैसे लोग रहते हैं ना, वैसे इधर भी रह रहे हैं कि कोशिका को हम समझते हैं कि एक लोग हैं, ये आपस में कांटेक्ट करते हैं, बात करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही काम इधर भी चलता रहता है, कभी चचा ऐसे हो गया, वैसे हो गया, जाल वाल बना ही रहता है, पहले से सारा कुछ अपना मेंटेन किए रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो, अब आता है मस्तिष्क से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें देख लो, लिखना चाहो तो लिख लो। देखते हैं मस्तिष्क से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखो, इसमें से आपके एमसीक्यू भी कंट्रोल हो, मतलब क्लियर हो रहे हैं। जिस प्रकार के एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आपके क्लियर हो रहे हैं, और साथ में आपका टॉपिक भी पूरा क्लियर हो रहा है कि भैया कैसे कैसे चीजें हो रही हैं हमारे शरीर में। है ना, हमने बोला सीएनएस एंड पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग कौन कौन से, मस्तिष्क और दूसरा कौन सा, मेरु रज्जु। ठीक है, मस्तिष्क के अंदर तंत्रिका कोशिका से बना एक तंत्रिका तंत्र का बहुत बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क के अंदर ही तंत्रिका कोशिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, मस्तिष्क के अंदर क्या होता है, तंत्रिका तंत्र से बना एक बहुत बड़ा भाग मस्तिष्क के अंदर होता है। ठीक है, मेरुरज्जु के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है कौन, मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या करता है, इस मेरुरज्जु के साथ दोनों लोग मिल जाएंगे तो क्या बना लेगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है,
अगर पूछा जाए मस्तिष्क सभी क्रियाओं का समन्वय केंद्र है कि नहीं, तो जो भी शरीर के अंदर हो रहा होगा वो मस्तिष्क को जरूर से जरूर पता चलेगा। 100% श्योर है कि उसे पता चलेगा, उसकी निगरानी में ही हर एक चीज होगी। जैसे आपके घर में जो भी बड़ा होगा, आपके फादर है ना, या फिर फादर के फादर जो भी होंगे, उनके निगरानी में एक एक चीजें हो रही होती हैं। लेकिन रियल लाइफ में आप कुछ चीज़ें उनसे छुपा के भी कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर आप छुपा के कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पूरा कंट्रोल है मस्तिष्क के ऊपर, पूरा समन्वय है। ठीक है, अगर इसका वेट पूछा जाए, ठीक है, अगर वजन पूछा जाए तो 300 से 400 ग्राम का वेट होता है ये। किसमें? चाइल्ड में। ठीक है, चाइल्ड यानी कि एक बच्चे में कितने ग्राम का होता है? 300 से 400 ग्राम का होता है। और ये मेल के अंदर 1450 ग्राम का होता है, मेल के अंदर। किसके अंदर? मेल के अंदर। और अगर यही चीज फीमेल के अंदर पूछ ली जाए तो ये 1350 ग्राम का होता है। मतलब जो नर होते हैं उनके अंदर दिमाग थोड़ा सा ज्यादा होता है, और जो महिलाएं होती हैं, मादाएं होती हैं, उनके अंदर दिमाग थोड़ा सा कम होता है, वेट कम होता है भाई। और मैं नहीं बोल सकता, है ना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि उनका दिमाग कम होता है, ऐसा नहीं होता है, वेट कम होता है। और जरूरी नहीं है कि हर मोटा आदमी बुद्धिमान ही हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर पतला आदमी बुद्धिमान हो। तो ये तो भाई वो है कि आपको दिमाग मिला है, जितना यूज करोगे उतना बनेगा, नहीं तो फिर पड़ा रह जाएगा वो, है ना। क्योंकि दिमाग की देखो एक बहुत बड़ी शक्ति, एक पावर है आपके पास, ठीक है, मस्तिष्क को कंट्रोल करने की। अगर जिसने इसको कंट्रोल कर लिया, देखो ये अपने हिसाब से तुम्हें घुमाता है। इसको जहां मजा आएगा, जहां इंजॉय मिलेगा, जहां इसको काम नहीं करना पड़ेगा, वहां ये मस्त रहेगा, वहां ये कूल रहेगा, खूब मस्ती करेगा। जहां इसको थोड़ा सा भी काम करना पड़ता है ना, वहां बैठ जाता है ये। तो इसको उस हिसाब से ट्रेन किया जाता है कि ताकि इससे हम काम निकलवा सकें, क्योंकि इसके पास अथाह शक्ति है, बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। अब वो हम पर डिपेंड करता है कि हम इससे कैसे काम करवा रहे हैं। किस पर डिपेंड करता है? तो वो हम पर डिपेंड करता है कि आखिरकार हम लोग इससे कैसे काम करवा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि भाई हमें भी सही तरीके से काम करना चाहिए, और जब हम सही तरीके से काम करेंगे तो इससे भी सही तरीके से काम करवा लेंगे। मस्तिष्क, ठीक है, पूछा जाए इसका मस्तिष्क का अध्ययन क्या होता है, तो वो होता है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, इसके डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, न्यूरोलॉजी इसका अध्ययन होता है। अगर पूछा जाए ये शरीर के वेट के कितने % भाग होता है, तो ये जो ब्रेन होता है ये शरीर के वेट का 2% पार्ट होता है, वेट पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी पार्ट। बॉडी का ये 2% भाग होता है, 100 में 2% मस्तिष्क होता है, बाद में सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अगर इसके भाग पूछा जाए कितने भाग होते हैं, तो अग्र, पश्च और मध्य, ठीक है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, फिर अग्र के बाद मध्य, फिर पश्च मस्तिष्क। देखो मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उन टॉपिक को आप YouTube पर सर्च किया करिए और उसके लास्ट में बायो में लिख दिया करिए, मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो आपको मिल जाएंगे। और नहीं तो थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर सभी वीडियो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं फोर ब्रेन, ठीक है, मध्य को बोलते हैं मिड ब्रेन, और पश्च को बोलते हैं हिंड ब्रेन, ठीक है। जो अग्र मस्तिष्क होता है उसके 3 भाग होते हैं, ये समझना। 3 भाग कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस, ठीक है। जो सेरिब्रम होता है इसी को बोलते हैं मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क के अंदर एक रोग होता है जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस। जो क्रेनियम नाम की एक परत होती है, हड्डी होती है, उसी हड्डी के अंदर ये मस्तिष्क सेफ तरीके से भरा होता है, ठीक है, क्रेनियम। और देखो मस्तिष्क जो भरा होता है, जैसे ये समझ लेते हैं ये क्रेनियम है, क्या है? क्रेनियम। इसमें कितनी हड्डी पाई जाती है? तो इसमें टोटल
8 हड्डी पाई जाती हैं और इसमें कोई चोट वोट लगता है तो दीवारें सूज जाती है। इसके अंदर एक क्रेनियल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। तो जब दीवारें सूज जाती है तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस रोग होना। क्या होना? मेनिंजाइटिस रोग होना। जो सेरिब्रम होता है वो मस्तिष्क का 66% भाग होता है, सेरिब्रम, ठीक है। सोचने समझने की चीज़ों को ये कंट्रोल करता है, सोचने, देखना, सूंघना, ये सभी चीज़ें सेरिब्रम कंट्रोल करता है। एंड थैलमस आपकी बाहरी चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है। आपके शरीर के बाहर का जो भी चीज़ें कंट्रोल करने वाला होता है वो थैलमस करता है। और हाइपोथैलमस आपके आंतरिक चीज़ों जैसे गुस्सा, प्रेम, व्यवहार, ठीक है, प्यार व्यार वाली चीज़ें, ये सभी चीज़ें आपका हाइपोथैलमस कंट्रोल करता है, ठीक है। लव की फीलिंग, सेक्स की फीलिंग, ये सभी हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है। इसीलिए जो बोला जाता है ना कि जो साधु संत होते हैं वो लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जो लहसुन प्याज होता है ये उत्तेजक होते हैं, है ना। तो इसलिए, और उन लोगों को तो खैर ऐसे थॉट्स से दूर ही वो लोग रहते हैं, उनको दूरी बनानी पड़ती है, करते हैं वो अपने दिमाग को उसी हिसाब पे ढालते हैं, इसलिए वो इनका भोजन भी नहीं करते हैं, खाते भी नहीं, है ना। जिस चीज़ को देखना नहीं उस चीज़ से प्यार भी नहीं, जिस चीज़ से प्यार नहीं उस चीज़ से मोहब्बत कभी नहीं हो सकती, है ना। अभी अभी बनाया, पहले नहीं था। हाइपोथैलेमस ये कंट्रोल करता है। फिर एक होता है बीच में मध्य मस्तिष्क, अपना धीरे धीरे काम करता रहता है। फिर आता है पश्चिम मस्तिष्क, जो मस्तिष्क पीछे होता है, उसके अंदर होता है सेरी बेलम, ठीक है। फिर होता है पोन्स, वोरोलाई, और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। सेरिबेलम इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क, ठीक है, सेरिबेलम। और पोन्स बोरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगाटा, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कुछ? मध्य मिड ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। मिड ब्रेन के अंदर, मध्य मस्तिष्क के अंदर कारपोरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कारपोरा। इस कारपोरा की सबसे बड़ी चीज ये होती है कि यह देखने व सुनने में मदद करता है, ठीक है। और जो मिड ब्रेन होता है यही स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है, यही सारी सूचनाएं इसी के पास आती हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। कारपोरा अगर जिसका खराब हुआ तो लड़का सुनना उनना नहीं पाएगा, है ना, देखना सुनना उसको सुनाई नहीं देगा। कान उसका कितना भी अच्छा हो लेकिन मस्तिष्क के अंदर रिसीव करने वाला जो पॉइंट है, कारपोरा खराब हुआ तो फिर वो भोंदू हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड से जितनी सूचनाएं जाती मध्य मस्तिष्क जाती, फिर उसको सभी जगह पर भेज दिया जाता है। इसके बाद जो पश्चिम मस्तिष्क होता है, हिंड ब्रेन होता है, उसके 3 भाग होते हैं। सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। कभी कभी तो पूछ बोल देता है कि बता पूरे मस्तिष्क का आप बताओ क्या क्या होता है, पूरे मस्तिष्क का विवेचना करो, पूरे मस्तिष्क का वर्णन करो, ठीक है, ये बोल देता है। तो जो सेरिबेलम होता है वो बैलेंस करता है, सबसे बड़ी बात। जैसे दारू वारू पी लिया ना, सेरिबेलम खराब, अब बैलेंस नहीं हो पाया तो ऐसे लुढ़क रहे थे। ऐसे मैं पढ़ाने आया, अच्छा ठीक है मस्तिष्क पढ़ना है तो देखो, मस्तिष्क पढ़ते हैं लेकिन आज नहीं, है ना। फिर ऐसे बैठ गया, फिर ऐसे करने लगा, मतलब बिल्कुल मस्त तरीके से। अभी तो मैं कम अच्छे से कर पा रहा हूँ, अभी एक्टिंग सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊंगा तो बड़ी गजब की एक्टिंग करूंगा मैं, ठीक है। तो ये होता है मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के अंदर दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिबेलम होता है, ठीक है। ये संतुलन बनाए रखना है, बैलेंस करता है। एंड सेकेंड पोन्स क्या होता है? ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छा के बिना होती हैं, जैसे सांस लेना हो गया, हार्ट का परिसंचरण हो गया, ठीक है, और छींक आना, ये सभी चीज़ें अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन। और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो पाचन, रक्तचाप, वमन आदि चीज़ों को कंट्रोल करता है। कौन? मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा आपका जो अंदर शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही होती हैं कंटिन्यू, उसको कंट्रोल करते हैं। क्योंकि खाना खा लिए, डाइजेशन हो रहा है, कोई ना कोई तो कंट्रोल करेगा ना। तो मस्तिष्क का जो मेडुला ऑब्लोंगाटा भाग होता है वो कंट्रोल करता है। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, देखो हड्डी देखो ना, जो पीछे वाली ये हड्डी होती है ये ऐसे ऐसे करके बनी होती हैं, ऐसे ऐसे करके पूरा एक, ना, ये क्या होता है? ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड होता है,
ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। अगर पूछा जाए इसके अंदर कितने खंड होते हैं, तो ये टोटल 33 पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट? 33 पार्ट। 33 पार्ट के द्वारा ये एक एक हड्डी मिलकर 33 हड्डियां मिलकर बनाती है किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड हम लोग जो बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं मेरुदंड। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये रीढ़ की हड्डी के द्वारा ढका रहता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड मेरुदंड के द्वारा ढका रहता है। ठीक है, मेरु रज्जु याद रखना। ठीक है, मेरुरज्जु तंत्रिका रेशों का एक बेलनाकार बंडल होता है जिसके ऊतक स्पाइन से होकर के मस्तिष्क में पहुंचते हैं। वर्टिब्रल कॉलम से होकर के मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। यह शरीर के सभी भागों को तंत्रिकाओं से जोड़ता है। यहीं से पूरी नर्व फैली होती, शरीर के पूरे भाग में फैले रहते हैं ये नर्व। ठीक है, तंत्रिकाएं हर तरफ से। आप देखे होंगे, कभी इमेज देखे होंगे, पूरी ब्लू कलर की हल्की हल्की पतली पतली नसें फैली होती, नसें नहीं, एक पतले पतले धागे नुमा संरचना पूरे शरीर में फैला होता है, यही होता है तंत्रिका। हमारे किसी भी शरीर में कहीं पर भी कुछ हो रहा होता है तुरंत हमें पता चलता है हमारे मस्तिष्क को। ठीक है, यह मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, ये तो पता ही है हमें, है ना। मेरुरज्जु क्या करता है? यही मेरुरज्जु, बताइए, शरीर में होने वाली प्रतिवर्ती क्रियाओं का कौन नियंत्रण करता है? बताओ कौन नियंत्रण करता है? शरीर में होने वाली प्रतिवर्ती क्रियाओं का कौन नियंत्रण करता है? तो बोलोगे मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वही नियंत्रण करता है और कोई नहीं करता है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं रासायनिक मतलब इसके अंदर जो आपके जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हार्मोन से रिलेटेड। कितने प्रकार की ग्लैंड्स वगैरह जहाँ पर पाई जाती हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, उससे क्वेश्चन यहाँ पर भी बनते हैं। तो इसको मिटा देता हूँ मैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि ग्लैंड से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, बहुत खतरनाक क्वेश्चन रहते हैं वो, है ना। देखते जैसे हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है ये हमें याद रखना होगा। ठीक है, अगर कभी देखे हो कि कभी हम लोग जैसे सुबह सोच के सोते हैं कि सुबह 8 बजे हमें उठना है, आप 8 बजे उठोगे ही उठोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पीनियल काय ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के अंदर, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जानते हैं। याद रखना रे, हाँ भाई हाँ। आपसे मैं बोलूं कि आप आज जाना, जब आज आप रात में आप सोना या फिर रात में वीडियो देख रहे हो, तो जब भी सोना ये सोच के सोना कि मुझे कल 9 बजे उठना है। फिर देखना 9 बजे के आसपास ही, 2-4 मिनट आगे पीछे, 9 बजे के आसपास ही आप उठोगे ही उठोगे हर हाल में। बस फिर सो जाओ, बात अलग है, लेकिन जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो आपको उठा ही उठा देगी हर हाल में। उसमें कोई भी प्रकार का संचय नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं उठाएगी। जो देखो, जो मनुष्य के अंदर एक तो ब्रेन कंट्रोल कर रहा था नर्व के द्वारा, और दूसरी चीजें कंट्रोल होती हैं ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, केमिकल्स के द्वारा। किसके द्वारा कंट्रोल होता है? केमिकल के द्वारा। इसके अंदर 2 ग्रंथि होती हैं, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरी होती है बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, इसके अंदर कितनी ग्रंथियां होती हैं? 3 ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, अंतः का मतलब होता है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड। बहिस्रावी मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और मिश्रित ग्रंथि मतलब मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, तो देखो जो अंतःस्रावी होता है इसमें नलिका नहीं होती है ना, नलिका विहीन ग्रंथि, इसमें किसी भी प्रकार की नली नहीं होती है। तो ये करेगी कैसे? हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ब्लड फैलता है, यहाँ पे चुभाओगे खून निकलेगा, यहाँ चुभाओ खून निकलेगा, यहाँ खून निकलेगा। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो ब्लड में ही अपना सामान बना करके डाल देती हैं, बस उसको जहाँ पहुँचना होता है वो पहुँच जाता है। जैसे आपको पता है कि हमारे जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, दर्द हमारे नीचे पैर में हो रहा है, इंजेक्शन हमको यहाँ लगा दिया गया, तो ब्लड के माध्यम से शरीर में हर जगह तक फैल गया, उसको जहाँ काम करना हो करने लगा। ठीक है, जिनके पास नलिकाएं नहीं होती हैं। जो बहिस्रावी होती हैं इनमें नलिका होता है,
और नलिका होता है तो श्रावण किसका करती है, तो ये एंजाइम का श्रावण करती हैं, एंजाइम का श्रावण। बिल्कुल नलिका होगी, बिल्कुल एक लेवल होगा, एक स्पेशली अमाउंट होगा, स्पेशल अमाउंट होगा, उतना अमाउंट ही, ठीक है। जो नलिका विहीन ग्रंथि होती है वो किसका श्रावण करती है, वो हार्मोन्स का श्रावण करती है, ठीक है। और ये एंजाइम का श्रावण करती हैं, सीधे वो रक्त में डाल देती हैं। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि, जैसे पिट्यूटरी हो गया, पीयूष हो गया, पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि, और पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है। थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, ये सभी कैसी हैं, तो ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड आपकी जैसे स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, ठीक है, लैक्राइमल ग्लैंड, स्टमक ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड, ये सभी ग्लैंड कैसी हुई, बहिस्रावी ग्रंथि हुई, ठीक है, एंजाइम का श्रावण। और मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल है अग्न्याशय, पैनक्रियास, ठीक है। जो पैनक्रियास होता है वो मिश्रित ग्रंथि होते हैं, वो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का श्रावण करता है। हमको पता है इसके अंदर जो हार्मोन्स बनता है उसको बोलते हैं ना इंसुलिन, इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाया जाता है कि नहीं, सुने हो कि नहीं, जिसको मधुमेह होता है ना, जिसको शुगर होता है। और जो यहाँ पर एंजाइम होता है वो एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, है ना। एंजाइम कौन सा निकलता है यहाँ से, वो निकलता है एमाइलेज और ट्रिप्सिन, लाइपेज, ठीक है, ये एंजाइम निकलते हैं। तो अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए तो देखो, अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। इसका जो आकार होता है वो मटर के दाने के आकार का होता है। ओ भाई क्या हो गया, है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि नाम याद आए तो सबसे पहला याद करना, जितनी छोटी होती है ना मटर के दाने के आकार, उतना इसका काम बड़ा होता है। ये शरीर को बड़ा करने का ठेका लेके रखती है, ये ग्रोथ हार्मोन्स को निकालने का ठेका लेती है। तो शरीर की लंबाई कितनी होगी कौन नियंत्रित करेगा, वो करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगर पिट्यूटरी ग्रंथि में कोई दिक्कत आई तो आपके शरीर की लंबाई में भी दिक्कत आएगी, ठीक है। और ऐसा नहीं कि शरीर की लंबाई में ही काम करता है, और भी चीजें काम करता है, जैसे हड्डियों मांसपेशियों की वृद्धि को नियंत्रित करना, बच्चों को लंबा होने में मदद करना, ठीक है, ये सभी चीजें कौन करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि करता है। और ये इतना ही नहीं करता, ये बहुत ढेर सारे काम करता है, जैसे आपका थायराइड, एटीएच, एटीएच हार्मोन्स को भी ये निकालता है। और एटीएच नहीं, एडीएच, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स, एडीएच, एडीएच, ठीक है, जिसको बोलते हैं एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स को भी निकालता है, ठीक है, जो किडनी के अंदर जल का अवशोषण करते हैं हेनले लूप में। टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायराइड पर भी नियंत्रण रखता है। और ये प्रोलैक्टिन भी निकालता है, दूध श्रावण जब होता है महिलाओं के अंदर, ठीक है। एलएच भी निकालता है, ठीक है। एलएच को क्या बोलते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, मतलब जो जनन कोशिकाएं बनती है वहां पर भी ये काम करता है। एफएसएच भी निकालता है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है ना। और देखो एसीटीएच निकालता है, ऑक्सीटोसिन भी निकालता है भाई, ये देखो ऑक्सीटोसिन, जो बच्चे को जन्म देने समय जो माँ के उसमें लगाया जाता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, इसको हैप्पी हार्मोन्स या फिर लव हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। मस्तिष्क में ये डोपामीन, सेरोटोनिन को भी रिलीज करता है छोटी सी ग्रंथि, ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी लोब एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि, पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि, है छोटी सी, काम देख लो कितने हैं। इसीलिए इस ग्रंथि को बोला गया है मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों बोला जाता है, क्योंकि बहुत ढेर सारी चीजों का नियंत्रण करते हैं। बोलेगा कि बताओ बच्चों की कमी में जो
अवटुआमनता रोग, अवटुआमनता रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? तो थायराइड ग्रंथि की कमी से अवटुअमनता रोग जो होता है वो गर्दन के ऊपर जिसका गला बिल्कुल ऐसे सूज जाता है वो थायराइड ग्रंथि की कमी से होता है। ठीक है, घेंघा जो रोग होता है वो थायराइड की कमी से होता है। इसके कारण से विकलांगता भी आ जाती है और मंद बुद्धि, बौनापन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? थायराइड ग्रंथि को सही करने के लिए आयोडीन लेना चाहिए, इसीलिए हमारे नमक में आयोडीन होता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है? हाइपोथैलेमस के पास होती है। ठीक है, इसके बाद जो पैराथायराइड ग्रंथि है, ठीक है, इसको बोलते हैं परावटु ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि रक्त में कैल्शियम की कमी को नियंत्रित करती है। ठीक है, हड्डी और दांत के निर्माण को नियंत्रित करता है। कौन? पैराथायराइड ग्रंथि। हड्डी कितनी बढ़नी, पता लगा हड्डी ज्यादा बढ़ गई हो, नहीं, उसको कंट्रोल कर रहा है कौन? पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, इसके बाद एक और है ये हार्मोन्स, पैराथायराइड हार्मोन जो होता है, पैराथायराइड ग्रंथि क्या करता है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक तब निकलता है जब हार्मोन्स का श्रावण करता है कौन? पैराथायराइड। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और पढ़ना है, एड्रीनल ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, जो किडनी होती है मनुष्य के अंदर, जो किडनी होती हैं ये, इसी के ऊपर ग्रंथि पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जिनको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। वृक्क के ऊपरी सिरों पर पाए जाते हैं एड्रीनल ग्लैंड, नर व मादा सेक्स हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, एड्रीनल ग्रंथि नर व मादा सेक्स हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं। नर सेक्स हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, एंड मादा जो सेक्स एंड्रोजन है भाई, एंड्रोजन, और मादा का है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये सेक्स हार्मोन्स का निर्माण करती हैं कौन? अधिवृक्क ग्रंथि। और अधिवृक्क ग्रंथि एपिनेरेफाइन, हृदय की धड़कन को जो बढ़ा देता है, एपिनेरेफाइन भी बनाती हैं। ठीक है, जो लड़ने और दौड़ने में मदद करते हैं, क्योंकि दौड़ते समय जब एंड्रोफ्रिन रसायन निकलता है, जब हम दौड़ते हैं एंड्रोफ्रिन रसायन निकलता है तो हमको खुशी महसूस होती है इसी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जो अधिवृक्क ग्रंथि है, जो एड्रीनल ग्रंथि है, वो ये हार्मोन्स को निकाल रही होती है। ठीक है, अग्न्याशय ग्रंथि आप बता ही दिया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है पैनक्रियाज। रक्त में शुगर की मात्रा कब होती है? क्योंकि ग्लूकोज हानिकारक होता है, इसलिए जो पैनक्रियाज होता है, अग्न्याशय होता है, जो इंसुलिन होता है, वो रक्त में जो शर्करा आई है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। और जब लोगों का इंसुलिन नहीं निकलता है तो सीधे ग्लूकोज ही रक्त में पड़ा रहता है, इसलिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और शरीर में कौन सा रोग होता है? मधुमेह, शुगर रोग हो जाता है, जिसकी कमी से क्या होता है? उसके शरीर में मीठा मीठा उसका खून हो जाता है, जहाँ वो टॉयलेट वगैरह करता है वहाँ पे छींटे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके होता है ये सारी चीज़ें। हार्मोन्स के बारे में देख लेते हैं। पादप हार्मोन से क्वेश्चन पूछा था, बताइए फाइटो हार्मोन्स के नाम और फाइटो हार्मोन्स के काम बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो कि पादप में जो ये सारी चीज़ें नियंत्रण होती हैं वो हार्मोन्स के द्वारा होती हैं, ना ही उसमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और ना ही उसमें किसी भी प्रकार की ग्रंथि पाई जाती हैं। ठीक है, पादप के अंदर बोल दिया जाता है जो ऑक्सिन हार्मोन्स है। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन्स किसका नियंत्रण करता है? पौधे की जो लंबाई होती है, शाखा के अग्रभाग, ठीक है, पौधे की लंबाई कितनी होगी, कब होगी, कैसे होगी, वो कौन हार्मोन्स नियंत्रण करता है? तो वो पादप हार्मोन्स ऑक्सिन नियंत्रण करता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि बताइए फलों को पकाने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए। ठीक है, अभी तक नहीं देखो, कहीं नहीं देखो, कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं यहाँ पर पूरा एक एक चीज आपको समझाऊंगा। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन्स। सेकंड आता है हार्मोन्स में जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या करता है? तो जिब्रेलिन हार्मोन्स की खोज क्रूसावन नामक एक वैज्ञानिक थे जो धान की खेतों में जिब्रेलिन की खोज हुए थे। और जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायक होता है, बीज की प्रसुप्ति को तोड़ता है और अंकुरण में सहायता करता है। ठीक है, तने की वृद्धि और अंकुरण में सहायता।
ठीक, क्या करता है? अंकुरण में सहायता करता है। ठीक है, बीज रहित फल को प्राप्त करने के लिए भी जिब्रेलिन हार्मोन्स का उपयोग करते हैं। जैसे आज आप लोग देख रहे हो पपीता आ रहा है, ठीक है, और बेर आ रही है, सेब आ रहे हैं, जिसके अंदर ज़्यादा बीज होते हैं ना, जो बीज काम के नहीं होते हैं, तो उस बिना बीज रहित, है ना, बीज रहित फल को पकाने के लिए जिब्रेलिन हार्मोन्स को लगाते हैं, देते हैं। इसके बाद आता है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल क्या होता है? ये पत्तियों को मुरझा देता है। इसको तनाव हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। कि बताइए तनाव हार्मोन्स कौन सा होता है? तो जो एब्सिसिक अम्ल होगा वो तनाव हार्मोन्स, ये पत्तियों को मुरझा देता है, ये वृद्धि को भी रोकता है। ठीक है, अगर पूछा जाए बताइए जो पौधे के अंदर जो कोशिका विभाजन होती हैं, ठीक है, पौधे के अंदर जैसे हमारे अंदर भी सेल डिवीजन होता है ना, पौधे के अंदर भी सेल डिवीजन होता है, तो उसको कौन नियंत्रित करता है? तो पौधे के अंदर जो कोशिका विभाजन को कराने वाला, नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, जिसको बोलते हैं साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन है सर? साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन हार्मोन्स क्या करता है? पौधे के अंदर जो कोशिका विभाजन होता है उसमें सहायक होता है। कौन? साइटोकाइनिन। ठीक है, अच्छा देख लो टाइम बहुत हो गया भाई। आप सभी लोग एक चीज मन से बताना। आप बोल रहे हो कि भैया ये क्या कर रहे हो, क्योंकि रात हो गई है, नींद आ रही है ना? आपको भी नींद आ रही होगी। आपको, सॉरी, आप तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, सॉरी ये तो लाइव नहीं है। और मुझे नींद मतलब क्योंकि बहुत रात हो गई है ना, रात में बजने वाले हैं 2, है ना? तो देखो आपसे कुछ पूछने वाला था। हाँ, ये पूछने वाला था कि जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, जो भी यहाँ पे समझाया जा रहा है, आपको कैसा समझ में आ रहा है भाई? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दो, है ना? और मैं अभी कहता हूँ कि अभी मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन को मैं अकेले नहीं रन कर पाऊँगा, मुझे पता है। और अकेले कब तक मैं ऐसे ही बिना किसी मॉडिफिकेशन के कब तक करता रहूँगा? इसलिए आप लोगों से सपोर्ट सिर्फ यही है कि यार अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहो और ढेर सारा सपोर्ट करो, ढेर सारे वीडियोस को देखते रहो, सही तरीके से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ऐसा ही करोगे, अच्छे तरीके से, बिल्कुल झकास तरीके से पढ़ोगे, है ना? चलो, अब जो हार्मोन्स मैं बताने वाला हूँ, एथिलीन, ठीक है, जो फल को पकाने वाला हार्मोन्स है, ठीक है, पौधे के अंदर बोल देते हैं कि बताइए पौधे के अंदर जो गैसीय हार्मोन्स होता है वो कौन होता है? एथिलीन जो होता है वो फलों को पकाता है। ठीक है, क्या करता है? तो फलों को पकाता है। फलों को पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? तो वो होता है एथिलीन। ठीक है, और अगर इस एथिलीन का प्रयोग ज्यादा कर दिया जाता है तो नर पुष्प मादा पुष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब एथिलीन गैस होती है ना, इस गैस का प्रयोग, है ना, एथिलीन हार्मोन्स का प्रयोग यदि ज़्यादा कर दिया जाता है, जो नर पुष्प होते हैं ना, मेल फ्लावर्स होते हैं, वो फीमेल फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एथिलीन हार्मोन्स के द्वारा ये होता है। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? हाँ, देखो क्योंकि यहाँ पर लिखा है फाइटो हार्मोन्स स्टडी ऑफ प्लांट, किसके अंदर होता है? बॉटनी के अंदर होता है। बॉटनी की एक ब्रांचेस होती है फाइटोलॉजी, जिसके अंदर प्लांट्स लाइफ एंड अ ब्रांच ऑफ प्लांट्स लाइफ के बारे में, स्टडी ऑफ द प्लांट लाइफ, एंड इट इज़ द ब्रांच ऑफ बॉटनी। ठीक है, बॉटनी के अंदर अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं बताइए? नीचे बता सकते हो कहीं पे? फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो बॉटनी का वो है ना? बताओ, नहीं बता पाओगे? थ्रियोफ्रेटस। फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं? थ्रियोफ्रेटस। आप बताओ फादर ऑफ जूलॉजी, सॉरी सॉरी जूलॉजी मत बताओ, फादर ऑफ बायोलॉजी बताओ। बताओ फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी बताओ।
फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी, दोनों का नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। बताना है तो बताओ फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये अब कहाँ पे पहुंच गए हम लोग? अच्छा, ये गति बता रहा है, पौधे की गति, प्रकाश की तरफ गति कर रहा है, प्रकाशानुवर्तन बोल दिए, है ना, क्योंकि पौधा देखो कभी उसमें रख दो सूखे में, कहीं से धूप आ रही तो पौधा उधर की तरफ भाग जाता है ना। और गुरुत्वानुवर्तन एक होता है, अगर जैसे पौधे को तुम टेढ़ा करके रख दिए तो उसकी जड़ें फिर नीचे गुरुत्वाकर्षण की तरफ भागने लगी, तो जब गुरुत्वाकर्षण की तरफ गति कर रहा है पौधा, गुरुत्वानुवर्तन। अगर पौधा किसी रसायन की तरफ गति कर रहा है तो उसको बोलते हैं रसायनानुवर्तन। यदि पौधे की जड़ें या पौधे का कोई भी अंग जल की तरफ गति कर रहा है तो उसको हमने बोल दिया जलानुवर्तन, हाइड्रोफिली, है ना। ये सारी चीजें बोल दी गई। अब यहाँ से क्वेश्चन एंडोक्राइन ग्लैंड से पूछा जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से, है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि देख लो, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आओ यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक बुक और है मेरे पास, वहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। ढूंढ लूँ मैं जंतु, ये बहुत डिटेल से, इतनी डिटेल से हालत खराब कर देगी अगर इससे पढ़ाने लगो तो। बस एक क्वेश्चन है, शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? ठीक है, शरीर में समन्वय अगर पूछा जाए, हाँ देखो क्वेश्चन पूछेगा जैसे कि मानव के शरीर में जो समन्वय होता है वो किसके द्वारा होता है। तो मैंने आपको बताया कि मानव के अंदर जो शरीर में जो समन्वय होता है, पहले तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा, और दूसरा होता है अंतःस्राव ग्रंथियों के द्वारा। ठीक है, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो शरीर में जो समन्वय होता है वो किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। सिर्फ मस्तिष्क को मत क्लिक करना, नहीं तो फिर गलत कर देना, मुझसे मत कहना। क्वेश्चन पूछेगा सुनने का उद्दीपन कहाँ प्रारंभ होता है? ठीक है, सुनने का उद्दीपन, जो सुनने का, ये तो 11वीं की बायोलॉजी में का क्वेश्चन है, इसको रहने दो, है ना। क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र होता है। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क में टेम्परेचर नियंत्रण केंद्र होता है। टेम्परेचर, ताप को कौन नियंत्रित करता है? तो मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस, जहाँ से प्यार व्यार होता है वहीं से टेम्परेचर होता है। सुनने बोलने प्यार, जहाँ से प्यार आता है वहीं से गुस्सा आता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। कौन करता है? सब हाइपोथैलेमस करता है भैया। ठीक है, अभी मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, हाइपोथैलेमस ठीक ठाक है, अभी थोड़ा सा हाइपोथैलेमस इधर उधर हुआ तो फिर गुस्सा आ गया। ठीक है, तो ये सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। कॉर्पस कैलोस, एक्चुअली ये 11वीं का है। हाँ, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? इन रिफ्लेक्स एक्शन को कौन नियंत्रित करता है? तो वो करता है सीएनएस की पीएनएस, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो वो करता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसको नियंत्रित करता है? तो वो रिफ्लेक्स एक्शन को, क्योंकि मस्तिष्क के द्वारा ही तो नियंत्रित हो रही थी, और मस्तिष्क और मेरुरज्जु किसमें पाया गया? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। तो इसका जवाब होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, राइट आंसर इज सी, है ना। प्रतिवर्ती चाप किससे बनता है? प्रतिवर्ती जो चाप होगा, वो पूरा जो वो बनाया था, तीर बनाया था, किससे बनता है? सबसे पहले संवेदी अंग, संवेदी अंग के बाद मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु के बाद आपका पेशी अंग। तो देखो इसमें है प्रतिवर्ती चाप किससे बनता है? सबसे पहले संवेदी अंग, दूसरा है रीढ़। ठीक है, रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु में गया, फिर रज्जु पेशी का, पेशी जो काम करने वाली पेशी है, ये बन गया आपका। और कौन सा है?
देखो आंख के अंदर याद रखना, आंख जो मनुष्य की आंख होती है, पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए रॉड सेल और कॉन सेल कहाँ पाई जाती हैं, शलाका कोशिकाएं, है ना। तो रॉड सेल और कॉन सेल मनुष्य की आंख में, ह्यूमंस की आंखों के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो मनुष्य की आंखों के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, रॉड सेल, कॉन सेल, ये याद रखना, मतलब बेसिक वो करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं थोड़े से, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी है, बायोलॉजी का एक भी पॉइंट हमसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तो वादा कर लिया है कि भैया एक एक नंबर दिला के रहूँगा, किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं तो जब तक मैं पढ़ाऊँगा तब तक एक एक चीज़ें, सारा टॉपिक आपको क्लियर होगा। तनिक भी परेशान, हताश, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने आपका बड़ा भाई बायो अमन खड़ा है, और जब तक ये खड़ा रहेगा तब तक किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी, हमेशा मैं पढ़ाता रहूँगा एक अच्छे से अच्छे टॉपिक, ठीक है। जो टॉपिक आपको कोई नहीं समझा पाया, कहीं भी समझ नहीं आया, बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं समझाएगा, मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे हार्मोन्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो हार्मोन्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किया। ये हार्मोन्स होते क्या हैं, तो हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं, है ना। ये रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं, रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, कौन, हार्मोन्स, ठीक है। इसके बाद जो एंडोक्राइनोलॉजी है, जिसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम का अध्ययन करते हैं, वो होती है एंडोक्राइनोलॉजी। तो अगर पूछा जाए बताइए फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है, तो वो थॉमस एडिसन को माना जाता है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। बताओ बल्ब का आविष्कार किसने किया था, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। एक हमारे शरीर में ऐसी ग्रंथि होती है जो आयु बढ़ने के साथ साथ वो ग्रंथि छोटी होती है। जितनी आपकी आयु, जितनी आपकी एज बढ़ेगी, उतनी ही वो ग्रंथि छोटी होती जाएगी। कौन सी ग्रंथि है, तो वो है थाइमस ग्रंथि। कौन सी, थाइमस ग्रंथि। आपके आयु बढ़ने के साथ साथ वो ग्रंथि छोटी होती जाती है, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। अगर पूछा जाए बताइए, इसको तो मैं पहले से लिख दिया सबको, एक्चुअली इसको मैं बता दिया था लेकिन वीडियो कट हो गया था, इस वजह से नहीं आया था, ठीक है। तो मुझे लगा फिर से बता देता हूँ। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, क्वेश्चन पूछेगा। घेंघा रोग थायराइड में होता है, गले में, गलसुआ, है ना, गला फूल जाता है, ये आयोडीन की कमी से होता है, थायराइड ग्रंथि में ये रोग होता है। अगर पूछा जाए बताइए, देखो देखो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बुक से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, MCQ क्वेश्चन, है ना। पीनियल काय, यार इसमें तो पूरा भाई वो भरा है। थायराइड ग्रंथि यहाँ पर होती है, थायराइड ग्रंथि ना H आकार की होती है, तितली आकार की, ये होती है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि, यार यहाँ तो बहुत लिखा है, गुलाबी रंग की होती है, बाई लोब्ड होती है ना। कौन सी रंग की, गुलाबी रंग की। एक्चुअली ये 11th की बायोलॉजी है, और 11th में पूरा एक चैप्टर ही है कंट्रोल एंड कोऑर्ड, वो नियंत्रण, रासायनिक समन्वय का, है ना, केमिकल कोऑर्डिनेशन का। उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अलग है, नर्वस सिस्टम वाला पॉइंट अलग है, और ये वाला पॉइंट आपका पूरा पॉइंट ही अलग है ना। देखो क्वेश्चन पूछेगा, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आप लोग एडिसन रोग के बारे में जानते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो लोग एडिसन रोग के बारे में जानते हो नीचे, सच में मुझे नहीं आता भैया, बताओ, आप लोग बताओ, आप लोग बताओ। अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि अग्न्याशय से हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का श्रावण होता है, ठीक है। हार्मोन्स जो अग्न्याशय का एंडोक्राइन भाग होता है, वो आपका हार्मोन्स, इंसुलिन का श्रावण करता है, और जो एक्सोक्राइन भाग होता है वो अग्न्याशयी रस का श्रावण करता है। हार्मोन्स होता है तो हार्मोन्स रासायनिक संदेशवाहक होता है,
वृद्धि हार्मोन्स का स्रावण किससे होता है? तो वृद्धि हार्मोन्स का स्रावण पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है, जिसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। शरीर में तालमेल स्थापित करने वाले तंत्र होते हैं। तो देखो, शरीर के अंदर तालमेल स्थापित करने वाले पहला तंत्र है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिकी तंत्र, और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, मनुष्य के जो शरीर है, जो शरीरें हैं, उस शरीर में ये दोनों तंत्र ही से ही पूरा सब चीजें कंट्रोल रहती, तालमेल स्थापित रहता है। और अगर पौधे के अंदर बात की जाए तो पौधे के अंदर ये दोनों तंत्र नहीं पाए जाते, ना ही तंत्रिका ना ही अंतःस्रावी, कोई तंत्र नहीं पाया जाता, ये दोनों तंत्र ही नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं एस्ट्रोजन किससे स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स अंडाशय से स्रावित होता है। पूछा जाए एंडोजन कहां से स्रावित होता है? तो एंड्रोजन वृषण से। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि कहाँ चला गया वो, बड़ा मुझे प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा था। मधुमेह का रोगी अधिक जल पीता है क्योंकि इसके शरीर में निम्नलिखित पदार्थ की अधिक मात्रा हो जाती है। मधुमेह के रोगी, जो शुगर का पेशेंट होगा, उसके शरीर में किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी? तो आप बोलोगे भैया जिसको शुगर होता है, देखो मैंने मच्छर है नहीं पकड़ पाया, भग गया। जो मधुमेह रोगी होता है उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, शर्करा की मात्रा, तो इसलिए वो ज़्यादा पानी पीता है क्योंकि उसके शरीर से रुधिर में शर्करा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि को। इंसुलिन का रासायनिक श्रावण स्वभाव है। हाँ, इंसुलिन जो होती है, इंसुलिन का रासायनिक स्वभाव क्या है? मतलब पूछा जाए अगर आपसे इंसुलिन का रासायनिक स्वभाव, मतलब इंसुलिन के अंदर बेसिकली होता क्या है? तो इंसुलिन के अंदर होता है प्रोटीन। इंसुलिन का रासायनिक स्वभाव कैसा होता है? स्टेरॉयड पर क्लिक मत करना, टिक मत लगाना, प्रोटीन पे टिक लगाना। इंसुलिन प्रोटीन होती है। ठीक है, और देखो लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? तो लीडिंग कोशिकाएं जीव जनन कैसे करते हैं उस वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे, है ना। मधुमेह के रोगी है जिसके मूत्र में शर्करा निकलती है। ठीक है, शुगर निकलता है उसके मूत्र में। और पूछा जाए अगर आपसे कौन सा क्वेश्चन है, आपातकालीन हार्मोन्स, तो एड्रीनेलिन को आपातकालीन हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, कौन सा? आपातकालीन हार्मोन एड्रीनेलिन। ठीक है, जो एड्रीनेलिन होता है उसको आपातकालीन हार्मोन्स बोलते हैं। जैसे हमको सांप दिखा, हम भाग गए, कोई हमको किसी प्रकार का खतरा हुआ, डरे, भाग गए, पुलिस को देख करके आपके अंदर एक अजीब सी फीलिंग होने लगी, सांप को देख करके अजब सा फीलिंग होने लगा, ये सब आपातकालीन हार्मोन्स होते हैं, एड्रीनेलिन हार्मोन्स। ठीक है, उसके द्वारा ही सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है सारा टॉपिक आपको समझ आया होगा, पढ़ करके मज़ा आया होगा, बिल्कुल से एक एक टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके प्लेलिस्ट पर जा करके और भी वीडियोस देख लेना। अच्छे से पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना। किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।